दोस्तों, अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आपका पेपर कोड लगता है MEC 106, जो कि सेमेस्टर 3 पब्लिक इकोनॉमिक्स है, लोक वित्त से में बोलते हैं। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो हमने आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स डेवलप कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि लगता है आपका ब्लॉक 1 में और यूनिट लगता है 3, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस वाली वीडियो में उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक हमारा है राज्य का आदर्श मूलक सिद्धांत। देखिए, आदर्श मूलक सिद्धांत राज्य का क्या होता है उसको समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अर्थशास्त्र को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें से एक को बोलते हैं हम वास्तविक अर्थशास्त्र और दूसरे को बोलते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो एक बार दोनों के अंदर जो की डिफरेंस है आप वो समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें वास्तविक अर्थशास्त्र की, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र और दूसरा हमारा है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो जब हम बात करते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र की, तो वास्तविक अर्थशास्त्र वो होता है जिसमें हम तथ्यों की जांच कर सकते हैं, तथ्यों की सत्यता की जांच कर सकते हैं, ताकि जांच कर सकते हैं। लेकिन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र वो होता है जिसमें आप सत्यता की जांच नहीं कर सकते, बल्कि एक तरीके से ही सुझाव देते हो आप। यानी कि जब आप किसी चीज का सुझाव देते हो तो उसको बोलते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र बताता है कि समस्या क्या थी, क्या है और भविष्य में क्या होगी। लेकिन जो हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है वो बताता है कि समस्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की, तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का सिंपल मतलब है कि ये सुझाव देता है किसी समस्या को समाधान करने के लिए। यही काम लोक वित्त भी करता है। यानी कि जब हम बात करते हैं राज्य का आदर्श मूलक सिद्धांत, तो ये बताता है, लोक वित्त बताता है कि सरकार की भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए कि सरकार जो है, सरकार का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि 2 तरीके के उद्देश्य होते हैं सरकार के। एक तो होता है आवंटन कुशलता, आवंटन कुशलता, और दूसरा होता है न्यायशीलता, जस्टिस। तो अगर मान लीजिए इसको प्राप्त करना है, हमें न्यायशीलता को प्राप्त करना है, तो सरकार के द्वारा कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए, कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए, यानी किस तरीके से हम समानता को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से संसाधनों का आवंटन करना चाहिए, इस सब का अध्ययन करना भी आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का हिस्सा है। और इसी के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि राज्य का आदर्शात्मक सिद्धांत का मतलब है कि सरकार को किस तरीके से अपना रोल इकोनॉमी में प्ले करना चाहिए। इसके बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि राज्य का आदर्श मूलक सिद्धांत यह बताता है, क्या बताता है कि सरकार को समाज की भलाई करने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि सरकार को कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, कौन से रूल रेगुलेशन अपनाने चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, जिससे कि समाज का जो वेलफेयर है, जो सोशल जस्टिस है, वो मैक्सिमम हो सके। खास तौर पे जब बाजार असफल हो जाता है। देखिए, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके दोस्तों कि बाजार कई परिस्थितियों में असफल हो जाता है। जैसे पब्लिक गुड्स है, जैसे पब्लिक गुड्स का मतलब है सार्वजनिक पार्क है, रोड है। ऐसी स्थिति में एक नई प्रॉब्लम पैदा होती है जिसे फ्री राइडर बोलते हैं। आने वाले वक्त में एक चैप्टर अलग से आएगा, उसमें हम आपको यही समझाएंगे कि अगर हर व्यक्ति अपनी सीमांत लागत के बराबर कीमत देने को तैयार है तो रोड बनाने का काम भी प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। लेकिन क्योंकि इस स्थिति में एक बार रोड बन गया, कभी तो अगर फ्री राइडर की प्रॉब्लम आने की वजह से ही बाजार में असफल होता है संसाधनों का कुशलता आवंटन करने में, और सरकार को बाजार प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो सरकार को कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्या सरकार को वो खुद वस्तु प्रोवाइड करानी चाहिए, या सरकार को निजी लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि सरकार उसी तरीके की वस्तु निजी क्षेत्र प्रोवाइड करा जाए? इस तरीके की समस्या का सामना सरकारों को करना पड़ता है। इसी तरीके से दोस्तों कई सारी मेरिट गुड्स होती है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गए। इसको प्रोवाइड किस तरीके से किया जाए, कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए? क्या सरकार के द्वारा इनको सब्सिडी दी जानी चाहिए, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, या बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जिसको डीमेरिट गुड्स बोलते हैं, जैसे तंबाकू हो गया,
इनके लिए सरकार को कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, इस सब का ही विश्लेषण करना आदर्श मूलक सिद्धांत कहलाता है। तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूं कि सरकार को बहुत सारे नीतिगत फैसले लेने पड़ते हैं। आदर्शात्मक सिद्धांत, आदर्श मूलक सिद्धांत का मूल उद्देश्य यह है कि सरकार के द्वारा कैसे फैसला लिया जाए, किस तरीके से फैसला लिया जाए, क्या सब्सिडी दी जानी चाहिए या टैक्स लगा देना चाहिए गुड्स के ऊपर, या सीमांत लागत कीमत यूज करना चाहिए या औसत लागत कीमत यूज करना चाहिए। यानी कि सरकार के द्वारा कौन सी पॉलिसी यूज करनी चाहिए जिससे कि सरकार बाजार में हस्तक्षेप करे और बाजार की स्थिति जो है वो सुधार हो सके। तो इसी को हम पढ़ेंगे आदर्श मूलक सिद्धांत के अंदर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आदर्श मूलक सिद्धांत बेसिकली ये बताने का प्रयास करेगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए, सरकार को कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि समाज की जो आर्थिक कल्याण है उसमें वृद्धि की जा सके। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जो सिद्धांत बताने वाला हूं वो है बकनन का सिद्धांत। बकनन का सिद्धांत, बकनन मतलब एक अर्थशास्त्री रहे या आप कह सकते हो समाजशास्त्री रहे, जिन्होंने बताया कि सरकार का रोल अर्थव्यवस्था में किस तरीके का होना चाहिए। दोस्तों थ्योरिकल पेपर है, मैं आपको रीड आउट करा रहा हूं, एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बकनन का यह मानना था कि अगर आप चाहते हो आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, तो केवल और केवल राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी कि सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से देश के अंदर आय की असमानता को खत्म करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह उन्होंने सुझाई क्योंकि सरकार की जो नीतियां बनाने का काम करती है वो सरकार करती है, सरकार के नुमाइंदे करते हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पूंजीपतियों से प्रभावित होते हैं। पूंजीपति चुनाव लड़ने के लिए उनको बहुत फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार जो सरकारें अगर चुनाव जीत गई तो वो उन कंपनियों के खिलाफ कोई फैसले नहीं ले पाएंगी चाहे जिन्होंने उनको फंड दिया हो। तो इस तरीके से, इस तरीके को बोला है प्रेशर ग्रुप। यानी कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो अपने फायदे के लिए सरकार से नीतियां बनाने के लिए सफल हो जाते हैं। यानी कि आप देखिए, सरकारों को पता है कि हर साल स्कूल की फीस बढ़नी है, सरकार चाह के भी पॉलिसी लेके नहीं आ सकती क्योंकि स्कूलों के द्वारा सरकारों को बड़ी मात्रा में फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई भी सरकार चाहती यही है, हर सरकार यही कहती है कि भाई स्कूलों की फीस नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन आप खुलेआम देखिए स्कूल किताबें बांट रहे हैं, ड्रेस बांट रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्कूल से मिलेगा। तो क्यों दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा? क्योंकि स्कूल एक लॉबी है, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करता है सरकारों के ऊपर कि भाई हम आपको फंड प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए आप किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ फैसला नहीं लोगे। तो सरकार के द्वारा, राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा आय के वितरण को समानता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आखिरकार सरकार आय के वितरण की समानता को कैसे प्राप्त कर सकती है, उसके बारे में बकनन के द्वारा जो सुझाव दिए गए वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आय की समानता के 4 मुख्य कारण है। एक तो चॉइस है, हर व्यक्ति अमीर होगा या गरीब होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चॉइस क्या करता है। जिसने डॉक्टर बनने का प्रयास किया, भाई मान लीजिए 15 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में व्यक्ति डॉक्टर बनने का प्रयास करता है और लगातार वो मेहनत करता है, डॉक्टर बन जाता है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति से ज्यादा पैसे कमा पाएगा जो व्यक्ति डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो हर व्यक्ति के अंदर कितने पैसे मिलेंगे भविष्य में जाके वो इस बात पर डिसाइड करता है कि उसने क्या फैसले लिए, क्या चॉइस की। दूसरा भाग्य। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉटरी जीत जाते हैं, जिनको अचानक कोई संपत्ति मिल जाती है, ये भाग्य है, किस्मत है। तो अमीर होने के 4 कारण उन्होंने बताए। सबसे पहले बताया हमारा जो फैसला है वो क्या हुआ, दूसरा हमारा भाग्य क्या हुआ, तीसरा हमारा मेहनत, हम कितनी मेहनत करते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो लोग मेहनती होते हैं वो पैसे कमा लेते हैं। और चौथा है कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है। देखिए जन्म का बहुत इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि जन्म के माध्यम से ही, भाई देखिए अंबानी के घर में जो पैदा होगा वो डेफिनेटली अमीर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए आदमी कुछ भी नहीं करता है। तो अगर आपको आय की समानता को कम करना है तो उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले विरासत पर कर लगा देना चाहिए, जिसको बोलते हैं इनहेरेंस टैक्स। देखिए भारत में ये नहीं होता, लेकिन अमेरिका में ये इनहेरेंस टैक्स होता है। इनहेरेंस टैक्स क्या होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी संपत्ति मान लीजिए 100 करोड़ है, हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, और उसके मान लीजिए 2 बच्चे, तो उनको संपत्ति में 3 हिस्से होंगे। एक सरकार लेगी, सरकार अपना हिस्सा पहले काट लेगी, मान लीजिए 25% ले लिया या 30% ले लिया। तो
तो 30% सरकार के पास चला जाएगा। अब वो बची हुई संपत्ति का 70 का 35-35 आपस में बांट लेगा। तो बकनन के द्वारा पहले यह सुझाव दिया गया कि अगर आप आय की असमानता को कम करना चाहते हो तो सरकार को विरासत पर टैक्स लगा देना चाहिए, यानी कि जो पैसा सरकार के द्वारा इकट्ठा होगा वो गरीबों की भलाई पर खर्च किया जा सकता है। एग्जाम्पल है, यदि कोई बच्चा अपने पिता से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पाता है तो सरकार को 1 करोड़ रुपए टैक्स लेना चाहिए और इस 1 करोड़ रुपए को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों पर खर्च करना चाहिए। बेसिकली बकनन का ये मानना था कि जो जन्म है, आप जन्मे किस परिवार में हो इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसीलिए जब आपके पास संपत्ति ट्रांसफर हो तो सबसे पहले उस पर क्या लगा देना चाहिए, विरासत टैक्स लगा देना चाहिए, इनहेरेंस टैक्स लगा देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। दूसरा है सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था, पब्लिक फाइनेंस एजुकेशन, यानी कि गरीब बच्चों को अगर आप अच्छे पढ़ाई दोगे, अच्छे अवसर दोगे तो वो डेफिनेटली आय की असमानता को कम कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने का सुझाव दिया, बकनन के द्वारा सुझाव दिया गया कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था में डायरेक्ट रूप से गरीबों को प्रोवाइड करानी चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिसमें गरीब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मिले, यानी कि सरकार द्वारा मुफ्त स्कूल मिले, छात्रावृत्ति मिले, कोचिंग सेंटर प्रोवाइड किए जाएं ताकि जो व्यक्ति है वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। अब आप सब लोग जानते हो कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो सरकार के द्वारा गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। यूपी में भी कई सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें आईएएस की कोचिंग, एसएससी की कोचिंग फ्री पढ़ाई जाती है और काफी अच्छी तरीके से काफी प्रोफेशनल लोग इसको पढ़ाते हैं। तो हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि योजना का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे कल्चर पर, लेकिन मैं आपको पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि सरकार के द्वारा इस तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें सरकार गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कराती है, अच्छे स्कूल प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। तो ये सरकार को इस तरीके से भी असमानता को दूर करती है। इसके अलावा दोस्तों नौकरी के समान अवसर मिलती है। अब देखिए, नौकरी में मेरिट के आधार पर चयन होता है, लेकिन मेरिट के आधार पर चयन का क्या मतलब है कि भाई एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति अमीर है। अमीर व्यक्ति को शुरू से बढ़िया हॉस्पिटल मिला, बढ़िया बढ़िया कोचिंग मिले, अच्छा कोच मिला, अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छा एसी कमरा मिला, पढ़ने के लिए बहुत सारी कुर्सी मिली, शांत माहौल मिला, तो उस कंपटीशन में जो गरीब बच्चा है वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। तो बुकनन का यह सुझाव था कि सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को एक तो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, पिछड़े वर्गों को, या आप कह सकते हो गरीब समाज के पिछड़े वर्गों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ स्किल प्रोग्राम, आरक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, इस तरीके की सुविधाएं देने की बात बकनन के द्वारा की गई। यानी कि उनका यह मानना था कि अगर आप रिजर्वेशन देते हो, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हो, खासतौर पर उस डिस्प्राइब वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए जिसको वास्तव में इसकी जरूरत है, तो इससे क्या होगा, देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और उन लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मुख्य रूप से बीमा का पर उन्होंने बहुत महत्व दिया। उनका ये मानना था कि जो बीमा है वो बहुत जरूरी है, खासतौर पे गरीबों के लिए, क्योंकि एक बार दुर्घटना की वजह से या बीमारी की वजह से उनकी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। तो इससे बचाव करने के लिए उन्होंने बीमा पर बहुत जोर दिया। जैसे भारत की बात करें तो भारत में देखिए आयुष्मान भारत योजना चलती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलती है। तो इन सब का उद्देश्य यही है कि कोई गरीब आदमी ऐसा ना हो कि उसको एक झटका लगे और झटके की वजह से वो बहुत ज्यादा गरीबी में फंस जाए। तो दोस्तों ये बकनन का सिद्धांत है। आगे हम बात करने वाले हैं आगे कोम के सिद्धांत की। दोस्तों ये वाली वीडियो तो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से देख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। देखिए बकनन का सिद्धांत में के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें बेसिकली ये बताया गया था कि सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खास तौर पे आय की असमानता को कम करने में। डायरेक्ट सरकार पॉलिसी नहीं बना सकती, लेकिन उनको कई प्रकार की सुविधाएं दे सकती है। कोम का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल इससे विपरीत है। मतलब मैं आपको बेसिकली आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा हूं जो सुझाव देती है, तो उनका सुझाव बिल्कुल अलग है। उनका ये मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। उनका यह मानना था कि हर व्यक्ति को अपने श्रम के फल पर नैतिक और कानूनी अधिकार होना चाहिए। देखिए यहां पे समझिएगा, अब मान लीजिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं मेहनत कर रहा हूं, तो इस पूरी की पूरी वीडियो पर मेरा अधिकार है, ये औचित्य मेरा। मतलब कहने का ये है कि एक तरीके से ये मेरी संपत्ति है जिसे मैं क्रिएट कर रहा हूं।
आप इसके उपभोक्ता हो। तो उनका ये कहना है कि इस पर श्रम के का नैतिक और कानूनी अधिकार होना चाहिए, यानी कि हर चीज पर जिसको श्रम के द्वारा पैदा की गई है उस पर श्रमिक का कानूनी अधिकार होना चाहिए, और यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह अपने कुछ अधिकारों को स्वेच्छा से किसी और को दे सके और बदल सके। देखिए, दो बातें कही उन्होंने। एक तो श्रम ने मान लीजिए कोई चीज पैदा की, उसने श्रम ने मान लीजिए आम पैदा किया, तो आम पर उसका अधिकार है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अपनी मर्जी से वो जिस मर्जी को चाहे वो आम को बेच सके, यानी कि आम बेचने की जो जिम्मेदारी है वो उस श्रमिक की है जिसने आम को पैदा किया, यानी कि आम किसको बेचा जाएगा, किस रेट पे बेचा जाएगा, कितनी मात्रा में बेचा जाएगा, इन सब का चयन करने का अधिकार श्रमिक का ही होना चाहिए। तो व्यक्ति को यह अधिकार इसलिए नहीं दिया जाता कि वो समाज है, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि वह एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई है। तो दोस्तों, उनका बेसिकली अधिकार था कि हर व्यक्ति को उनका स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने कई तरीके के अधिकार बताए, जैसे वाजिब अधिकार, लेजिटिमेट राइट। तो लेजिटिमेट राइट का बेसिकली वाजिब अधिकार का मतलब है कि कोई भी अधिकार वाजिब तब होगा जब वह किसी पहले से वाजिब अधिकार का किसी वैध प्रक्रिया द्वारा बदला गया हो, और यह प्रक्रिया या तो स्वैच्छिक हो या अनुबंध के आधार पर लिया गया हो या सरकारी नियमों के तहत हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास मकान है, अब मैं मकान किसी को बेचता हूं, उसने मुझे पेमेंट कर दिया और उसने मेरा मकान ले लिया, तो ये वाजिब अधिकार है उसका, इसमें किसी भी तरीके का कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है। यानी कि ये अधिकार या तो मैंने स्वेच्छा से दिया हो, भाई मैंने अपना पेन आपको गिफ्ट कर दिया, तो ये मेरा अधिकार है। पेन जब तक मेरा राइट है, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, उसके बाद ये पेन आपका हो गया, उसके बाद आप किसको दोगे आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने मेरा पेन किसको गिफ्ट दिया। यानी कि अगर कोई मजदूर 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे काम करने के बाद उसको वेतन मिलना ही चाहिए, वो उसका वाजिब हक है, उसकी मजदूरी देना हक है। और इस वाजिब लेन देन है जो श्रम को उस अधिकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अधिकार बाजार में अपने आप नहीं पैदा होते। देखिए, यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार का रोल क्या है। सरकार का रोल है कि श्रम, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, मेरा कार मेरी है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, लेकिन ये अधिकार मुझे बाजार ने नहीं दिया, ये अधिकार दिया सरकार ने। सरकार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कार खरीदी है, जिसके नाम पर बिल है, वो कार का मालिक है, जिसने पैसे दिए वो कार का मालिक है। अगर सरकार के द्वारा मुझे ये राइट नहीं दिया गया होता तो हर व्यक्ति एक दूसरे की कार को खींचता, खचोटता, लड़ाई झगड़े करता, बोलता इस पर मेरा अधिकार है। भाई ये मान लीजिए टीवी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैंने बाय किया है, तो इस पर मेरा अधिकार है। आपको मैंने ये राइट नहीं दिया, किसी को मैंने राइट नहीं दिया कि वो इस पे वीडियो बना सके। हाँ, अगर मैं उसको परमिशन देता हूं तो वो बना सकता है, चाहे मैं उसको रेंट पे दूं, चाहे मैं उसको बेच दूं, चाहे मैं उसे फ्री दूं, ये मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे यही बेसिकली कहने की कोशिश की गई है कि हर व्यक्ति को उसका वाजिब अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये वाजिब अधिकार सरकार के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा ही इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो उसको मिले, लेकिन कई बार ये अधिकार कई कारणों से तोड़ दिए जाते हैं। जैसे सूचना में कमी है, भाई किसी को पता ही नहीं कि मिनिमम मजदूरी कितनी है, तो हो सकता है उसको उतनी पैसे दिए ही ना जाए जितनी उसकी मिनिमम मजदूरी है। जैसे गरीब किसान को सिर्फ फसल का सही कीमत ना मिल पाना, कुछ जानकारी नहीं है। दूसरा, फ्री राइडर की समस्या। कई वस्तु ऐसी होती है जिनके लिए कोई उपभोग करते तो है लेकिन उसका पेमेंट नहीं करते। भाई एक बार रोड बनने के बाद उसका कोई पेमेंट करता ही नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि रोड पर तो हमारा अधिकार है। इसके अलावा कई सारी एक्सटर्नलिटीज होती है, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री प्रदूषण करती है, नुकसान पहुंचा रही है गांव को, उस पर उसका वो कहेगी ठीक है जी हमने नुकसान पहुंचाया लेकिन हम इसका भरपाई नहीं करेंगे। इसके अलावा असमयिक लोग होते हैं, यानी कि आज और भविष्य की पीढ़ियों के बीच अनुबंध नहीं हो सकता। जैसे आज का पर्यावरण अगर हम खराब कर रहे हैं तो भविष्य के लोगों को नुकसान होगा, लेकिन भविष्य के लोगों को हम कोई कंपनसेशन नहीं कर सकते वर्तमान में रहते रहते। तो ये सब बाधाओं को उन्होंने लेन देन कॉस्ट का, और इन सबसे निपटने के लिए उन्होंने सरकार की जो भूमिका है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। तो सरकार का जो रोल है वो क्या होना चाहिए। सरकार का रोल कोम का कहना था कि सरकार की जो भूमिका है वो सहायक के रूप में होनी चाहिए, यानी कि जो सामाजिक अनुबंधों को लागू करने में मदद करे। यानी कि सरकार के द्वारा केवल और केवल ये काम किया जाना चाहिए कि जो सामाजिक अनुबंध है उसको सही तरीके से सरकार लागू करे, यानी कि सरकार पर्यावरण से होने वाली हानि से बचाए, आने वाली पीढ़ी को बचाए। आज का जो पॉल्यूशन है वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदेह है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भविष्य की पीढ़ी तो अभी है नहीं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन लोगों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करे और ऐसे नियम बनाए कि कोई भी व्यक्ति पॉल्यूशन ना फैला सके।
तो बेसिकली सरकार का जो मतलब उनका ये उन्होंने इसको लिबरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि एक तरीके से एक अलिखित मौन परोक्ष नीतिगत रूप से एक सामाजिक समझौता होता है जिसमें समाज का हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर जैसे मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। कोरम अपने सिद्धांत में फंडामेंटल इंश्योरेंस की अवधारणा को भी लेकर आते हैं, जिसमें एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जो कार्य करने में असमर्थ है, उनको जितनी कमाई की क्षमता बहुत कम है, जैसे विकलांग, बीमार, बेहद गरीब, उनके लिए एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। सरकार को ऐसे लोगों के लिए सहायता भत्ता और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार क्रोम का सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि उनका यह मानना था कि सरकार को एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर काम कर सके और जो भी चीज वो कमा रहा है उस पर उसका अधिकार हो। बेसिकली दोनों का कंसेप्ट बहुत अलग अलग है। जहां पर जो बकनन है वो सरकार के इफेक्टिव कंट्रोल की बात कर रहे हैं, उसी जगह पर जो आपके कोम है वो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।